वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों को लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किए थे फोटो फॉस्फोराइलेशन के बारे में वो आपको काफी अच्छा लगा। ठीक है, तो जो हमने लास्ट मतलब फोटो फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़े थे उसी से हम आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, एंड लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कैसे अलग अलग किस्म के फोटो सिस्टम्स एंड जो साइटोक्रोम B6F कंपोनेंट होता है एंड F0 F1 ATP सिंथेज, ये जो एंजाइम है, ये सारों के सारे वो कैसे आपके क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनाम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन द लास्ट क्लास, अगर आप उस वीडियो को आपने देखा होगा एंड डेफिनेटली यू शुड वॉच इट बिकॉज आज का क्लास अगर आपको समझ में आना है अच्छे से, यू शुड वॉच द लास्ट वीडियो। ठीक है, वो समझोगे तभी ये समझ में आएगा। तो जैसे मैंने वहां पे बोला था, तो यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ कि जो हमने देखा था कि एप्रेस्ड मतलब टच में जो मेम्ब्रेन रहेगा, जो ग्रेनाम बनेगा, ग्रेनाम जब बनता है थैलाकोइड्स एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, स्टैक होता है। ठीक है, तो जो टच मेम्ब्रेन होता है एक दूसरे में टच में रहता है, उन मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन द लास्ट क्लास, दे कंटेन PS2 एंड साइटोक्रोम B6F। सिर्फ वहीं पे आपको PS2 मतलब फोटोसिस्टम 2 अवेलेबल होगा। नाउ इफ यू लुक एट द नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन, जो मतलब किसी के टच में नहीं है, जो ग्रेनाम के एक्सपोज सरफेस में भी होगा, स्ट्रोमा लेमेलिया स्ट्रोमल थैलाकोइड्स के एक्सपोज सरफेस में भी होगा, वहां पे आपको PS1 मिलेगा, साइटोक्रोम B6F वहां पे भी कॉमन है। एंड एडिशनली वहां पे आपको मिलता है F0 F1 ATP सिंथेज। ठीक है, तो PS1 F0 F1 ATP सिंथेज, दे आर द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन एप्रेस्ड सरफेसेस। ओके, एंड PS2 इज द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ एप्रेस्ड सरफेस। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। Now if you take all these things into consideration, ठीक है, ये सारा कुछ आप सोच लेते हो ना, आपको ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ग्रेनल थैलाकोइड मतलब ग्रेनाम में जो थैलाकोइड्स है उनमें साइटोक्रोम B6F है, स्ट्रोमल थैलाकोइड्स है, स्ट्रोमल लेमेलिया में भी साइटोक्रोम B6F है। एंड जो ग्रेनल थैलाकोइड्स है उनके नॉन एप्रेस्ड सरफेस में F0 F1 आपको दिखाई देगा। एंड स्ट्रोमल थैलाकोइड्स के वो तो ऑब्वियसली नॉन एप्रेस्ड सरफेस ही होता है, तो वहां पे F1 F1 होना ऑब्वियस है। नाउ जो ग्रेनल थैलाकोइड्स के नॉन एप्रेस्ड सरफेस है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वहां पे PS1 आपका अवेलेबल होगा। एंड स्ट्रोमा लेमेलिया, एज ऑलरेडी नो, दे आर ऑलवेज नॉन एप्रेस्ड। स्ट्रोमा लेमेलिया में एप्रेस्ड सरफेस हो ही नहीं सकता, तो वहां पे PS1 डेफिनेटली होना। बट ग्रेनल थैलाकोइड्स, बिकॉज इट्स ग्रेनाम, द थैलाकोइड्स आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर, एंड इनके बीच में जो सरफेस है, दे आर इन क्लोज कांटेक्ट विद ईच अदर, जिसको हम बोलते हैं एप्रेस्ड सरफेस। तो बिकॉज एप्रेस्ड सरफेस आर देयर, तो एप्रेस्ड सरफेस में क्या बोला था कि PS2 वहां पे होता है, तो ग्रेनल थैलाकोइड्स विल आल्सो कंटेन PS2 इन एडिशन टू ऑल दिस थ्री कंपोनेंट्स। तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। स्ट्रोमा लेमेलिया की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको कोई भी PS2 नहीं दिखाई देगा। अगर हम ग्रेनल थैलाकोइड्स की बात करें, ठीक है, वहां पे आपको PS1 भी दिखता है, PS2 भी दिखाई देता है। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है व्हाई स्ट्रोमा लेमेलिया में कभी भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या जिसको आप नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन बोलते हो, या जेट स्कीम आप जिसको बोलते हो, वो कभी भी ऑपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि जेट स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलने के लिए आपको PS1 भी चाहिए, PS2 भी चाहिए। ये दोनों चीज सिर्फ ग्रेनल थैलाकोइड्स में अवेलेबल है। तो ग्रेनाम आर द ओनली रीजन इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट वेयर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैन टेक प्लेस। ओके, एंड जो स्ट्रोमल लेमेलिया है, जो स्ट्रोमल थैलाकोइड्स होते हैं, उनमें सिर्फ PS1 होता है। एंड बिकॉज देयर इज ओनली PS1, देयर इज नो PS2 इन देयर, तो इसीलिए वहां पे क्या होता है, खाली आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दिखाई देगा। ये आपके दिमाग में ध्यान होना चाहिए। मैं लिख भी देता हूं, आप इसको नोट कर लो। As you can see here, जो स्ट्रोमा लेमेलिया उनके पास खाली PS1 है और वहां पे खाली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है। एंड जो ग्रेनल थैलाकोइड्स उनमें PS1 भी है एंड PS2 भी है, तो वहां पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑपरेट हो सकता है। Now another reason कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों आपको सिर्फ ग्रेनल थैलाकोइड्स में दिखता है, ये तो एक रीजन हो गया। ठीक है, और एक रीजन किस लिए वहां पे होता है मैं आपको बता रहा हूं। एक एंजाइम है जिसको आप बोलते हो NADP रिडक्टेज और NADP डिहाइड्रोजिनेज। दिस एंजाइम this enzyme NADP reductase or dehydrogenase आप जिसको बोलते हो, this enzyme is capable of reducing NADP को रिड्यूस करके they can make NADPH2, जो आप Z स्कीम के लिए लिखते हो। एंड Z स्कीम इज व्हाट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली। तो इसका मतलब क्या है कि जो NADPH2 बनने का प्रॉपर्टी है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही अवेलेबल होता है, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेनल थैलाकोइड्स में चलता है। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि NADP रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज ये जो एंजाइम है, ये आपको पता होना चाहिए कि
कि वो जो एंजाइम इट इज एक्सक्लूसिव टू ग्रेनुलर थाइलाकॉइड्स, वो कभी आपको स्ट्रोमा लेवल में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ ग्रेनुलर थाइलाकॉइड्स में मिलता है। एंड दिस इज द रीजन कि ओनली ग्रेनुलर थाइलाकॉइड्स में ही NADP रिड्यूस होकर NADPH2 बन सकता है, बाकी कहीं भी NADPH2 नहीं बनेगा। सो NADPH2 बनना इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ये आपको भी पता लग चुका है। Now if you talk about non-cyclic photosynthesis Z scheme, now you already know it that there are two different types of photosystems in non-cyclic photosynthesis, as I already mentioned. One is PS2 and one is PS1. जो कहाँ पे ऑपरेट हो सकता है खाली आप ऑलरेडी जानते हो, that's in granular thylakoids only. Now let's see कैसे होता है ये। Now आप देखो PS2 का कोई भी फोटोसिस्टम की अगर आप बात करते हो तो फोटोसिस्टम का एक्चुअली दो पार्ट होता है, एक उसका कोर जिसको आप बोलते हो रिएक्शन सेंटर, और उसके चारों तरफ उसको सपोर्ट देने के लिए उस रिएक्शन सेंटर जहां पे सिर्फ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है रिएक्शन सेंटर में, उस रिएक्शन सेंटर वाला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उसको सराउंड करता हुआ बहुत सारे अलग पिगमेंट्स होते हैं। इवन क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी, देन आपको अलग अलग टाइप के कैरोटीनॉइड्स भी मिलेंगे, स्पेशली बीटा कैरोटीन एंड ल्यूटेन। तो बात ये है कि ये सब जो एडिशनल पिगमेंट्स रिएक्शन सेंटर को सराउंड करता है, उनका रोल दो होता है। एक तो वो अलग अलग कलर के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, एंड एज यू नो अलग अलग कलर के फोटॉन्स में अलग अलग वेवलेंथ होता है, अलग अलग वेवलेंथ मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी है, एंड अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स इक्वेशन उनमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग एनर्जी भी होगा। तो फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये आपको पता होना चाहिए ना। अगर वो सारे अलग अलग पिगमेंट मॉलिक्यूल्स अलग अलग कलर के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, टेक्निकली दे आर एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, एंड जो भी फोटॉन्स वो एब्जॉर्ब कर उनका जो एनर्जी वो एसिमुलेट करते हैं, उस एनर्जी को क्या करते हैं पास ऑन दैट एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर, बिकॉज रिएक्शन सेंटर इज एट द कोर, वो एकदम सेंटर में उसको सराउंड कर रखा है आपका अलग एक्सेसरी पिगमेंट, जिसको आप एनसीईआरटी में पढ़े भी होंगे, आप उसको बोलते हो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, बिकॉज दे कैन डेफिनेटली हार्वेस्ट द एनर्जी इन द सनलाइट, इसलिए उनको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। Now, as the energy is passed through the reaction center, eventually reaction center को enough energy मिल जाता है to exhibit the photoelectric effect। आप पढ़े हो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि कभी भी कोई अगर इंसिडेंट रेडिएशन, कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन का अगर फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा हुआ, एडिशनल जो एनर्जी उसको प्रोवाइड किया जा रहा है अपार्ट फ्रॉम द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी, वो एडिशनल एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स दे गेट एक्साइटेड टू अ हायर लेवल बिकॉज़ दे आर एब्सॉर्बिंग सम एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप पढ़े हो वो सब इक्वेशन, h nu इक्वल टू h nu नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है, मैं यहाँ पे ये सब नहीं डालूंगा। तो बात आपको ये पता होना चाहिए, व्हेन द रिएक्शन द इवेंचुअली एब्सॉर्ब्स द abundance of energy, चारों तरफ से उसके पास एनर्जी आ रहा है, eventually the reaction center, that chlorophyll A molecule that is at the reaction center, it gets excited, it loses one electron। वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्यों लूज करता है? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स दे हैव एब्सॉर्ब्ड द एनर्जी एंड दे आर गोइंग टू अ हायर एनर्जी स्टेट, जिसको आप एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हो, ठीक है, दैट्स द गेम एक्चुअली। ना बात ये है कि जो PS1 है उसके लिए रिएक्शन सेंटर को हम बोलते हैं P700 एंड PS2 के लिए रिएक्शन सेंटर हम बोलते हैं P600। नाउ व्हाई इज इट सो? एकदम सिंपल रीजन है कि PS1 बेसिकली 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का फोटॉन्स को ही यूज कर पाता है, एंड जो PS2 है उसमें सिर्फ 680 नैनोमीटर का ही जो फोटॉन्स है उसको यूज कर पाता है। मतलब जो रिएक्शन सेंटर P680 है, इट कैन एब्सॉर्ब ओनली 6 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। नाउ इसको अगर हम बात करें, इसका अगर आप कलर चेक करते हो, दैट्स रेड इन कलर, 680 नैनोमीटर, इट्स क्वाइट रेड इन कलर। एंड इफ यू लुक एट दिस वन, P700 की बात करते हो, यहाँ पे 7 नैनोमीटर वाला लाइट आएगा, एंड दिस इज नॉट रेड, दिस इज एक्चुअली लिटिल बिट farther away from the red, or like higher wavelength beyond 680 nanometers, जिसको हम बोलते हैं थोड़ा, हम बोलेंगे उसको far red light। So this one it absorbs far red light, this one absorbs red light, and as you can see ये वाला 680 नैनोमीटर थोड़ा सा कम वेवलेंथ वाला एनर्जी एब्सॉर्ब फोटॉन्स एब्सॉर्ब कर रहा है, और ये थोड़ा हाई वेवलेंथ वाला फोटॉन्स एब्सॉर्ब कर रहा है। एंड यू ऑलरेडी नो द इक्वेशन, the lambda is inversely proportional to frequency and energy is directly proportional to frequency from the Planck's equation। तो बात ये है कि अगर वेवलेंथ यहाँ पे कम है, इसमें ज्यादा है, तो एनर्जी 680 नैनोमीटर में, इफ यू यूज दिस इक्वेशंस, आपको ये पता होगा कि 680 नैनोमीटर फोटॉन्स का एनर्जी काफी ज्यादा है, 7 नैनोमीटर फोटॉन्स का एनर्जी काफी कम है। तो टेक्निकली जो PS2 है या P680 रिएक्शन सेंटर एब्सॉर्ब सम एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी
whereas P700 it absorbs a little less amount of energy. ना ये एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको क्यों चाहिए, विल टॉक अबाउट दैट लेटर. ठीक है, अभी फिलहाल आपको ये चीज पता होना चाहिए. Now what we'll see, as soon as these reaction centers they absorb the energy, as I already told you, electrons will be excited to a higher level. So see, they are losing electrons. P680 is losing electron, P700 is also losing electron. Now, why we are calling it non-cyclic photophosphorylation? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस उसी रिएक्शन सेंटर के पास वापस नहीं आता, किसी दूसरे के पास चला जाता है. Now, if you look at where these electrons go from P700, let's talk about it first. पहले वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कुछ आयरन सल्फर कोर, जो आयरन सल्फर वाले मतलब कोर वाले प्रोटीन होते हैं वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे आपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वाले लेक्चर में भी आपने देखा था. Then it will move into another component जिसको आप बोलते हो ferredoxin, and this ferredoxin it's a protein basically, proteinaceous molecule. Again it has got iron inside it. आप अगर देखते हो इस आयरन सल्फर के कंपेरिजन फेरिडॉक्सिन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, एंड एज द रिडक्शन पोटेंशियल हायर इलेक्ट्रॉन spontaneously iron sulfur से फेरिडॉक्सिन में मूव करता है, एंड एज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अलोंग द ग्रेडियंट. नाउ देखो इलेक्ट्रॉन वहां पे हायर एक्साइटेड लेवल में था, नाउ दे आर कमिंग टू ग्राउंड स्टेट. मींस जैसे हम नीचे हैं वो ग्राउंड स्टेट की तरफ, जितना ऊपर जाएंगे वो एक्साइटेड स्टेट की तरफ. मतलब द इलेक्ट्रॉन्स आर लूजिंग एनर्जी इन एवरी सिंगल स्टेप. जो एक्साइटेशन के लिए उसको जो एनर्जी लाइट से मिला था वो थोड़ा थोड़ा एनर्जी हर स्टेप में रिलीज करता रहता है. ना इवेंचुअली फेरिडॉक्सिन से वो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एंजाइम बोला था, NADP रिडक्टेज और डिहाइड्रोजनेज भी आप बोल सकते हो, जो फेरिडॉक्सिन के साथ एसोसिएटेड होता है. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, NADP रिडक्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को उसके सबस्ट्रेट NADP को डोनेट कर देता है. NADP they take up the electron, they get reduced into NADPH2. तो हमने क्या पता लगा कि P700 के जो इलेक्ट्रॉन्स है they move into NADP, eventually NADPH2 आपको मिल गया. तो P700 lost its electron to NADP and a terminal electron acceptor यहाँ पे कौन है, NADP. Now इसको जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो चुका है. नाउ इट इज इन फोटो ऑक्सीडाइज स्टेट. मैं क्यों फोटो ऑक्सीडाइज बोल रहा हूं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन है, एंड हु फोर्स्ड P700 टू लूज द इलेक्ट्रॉन, सनलाइट 7 नैनोमीटर. सो आई एम कॉलिंग इट फोटो ऑक्सीडाइज स्टेट. नाउ ये जो फोटो ऑक्सीडाइज स्टेट है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सो दैट इट गेट्स रिड्यूस्ड इनटू इट्स नेचुरल फॉर्म. वापस अपने नेचुरल फॉर्म में जाता है रिडक्शन से. ना उसको इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, दैट्स व्हाट वी हैव टू नो. लेट्स सी. वो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा P680 से, पर डायरेक्टली नहीं मिलता. आपको मैं एक बार बताना, यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि बिटवीन PS2 एंड PS1, मैंने साइटोक्रोम B6F के बारे में आपको बोला था. दिस साइटोक्रोम B6F is kind of like, you know, it's kind of a mediator of electron transport from P680 to P700. मतलब PS2 एंड PS1 को कनेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए साइटोक्रोम प्रोटीन, जो साइटोक्रोम B6F हम उसको बोलते हैं. बट द पॉइंट इज साइटोक्रोम डायरेक्टली इन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले सकता, और साइटोक्रोम डायरेक्टली PS1 को भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता, बिकॉज साइटोक्रोम इटसेल्फ कैन नॉट मूव. ठीक है, वो बहुत बड़ा प्रोटीन है, वो मूव नहीं कर सकता. तो व्हाट यू नीड, जस्ट लाइक वी हैव सीन इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यू नीड सम कैरियर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, आई मीन लाइक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हियर. ओके, एंड व्हाट आर दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स? वहां पे हमने बात किए थे यूवी क्विनॉन के बारे में, वहां पे हमने बात किया साइटोक्रोम C के बारे में. यहाँ पे भी ऐसे दो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर आपको मिलेंगे, बट दे आर नॉट यूवी क्विनॉन साइटोक्रोम C, दे आर समबडी एल्स. लेट्स टेक अ लुक एट इट. तो मैं इनको थोड़ा दूसरे कलर में दिखाऊंगा सो दैट आपके लिए आसान हो सके. तो पहला जो यहाँ पे आता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, वी कॉल इट प्लास्टो क्विनॉन. इट्स जस्ट लाइक यूवी क्विनॉन. यूवी क्विनॉन इज स्पेसिफिक टू माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टो मींस प्लास्टिड. दिस क्विनॉन इज स्पेसिफिक टू प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट, इसलिए हम उसको प्लास्टो क्विनॉन बोल रहे हैं. So this electron will be first accepted by plastoquinone, and then plastoquinone इनको पास करेगा साइटोक्रोम B6F के पास. Now साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन को पहुंचना P700, because P700 is photo oxidized, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो साइटोक्रोम B6F यहाँ पे डायरेक्टली नहीं सकता, as I already told you. यहाँ पे भी आपको एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए. वो क्या है आपका प्लास्टो सायनिन, जो एक कॉपर सेंटर वाला प्रोटीन है, जिसका कलर थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है. वो कॉपर सेंटर से ऑपरेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा,
इलेक्ट्रॉन लेने से पहले वो क्यूप्रिक था, इलेक्ट्रॉन लिया, क्यूप्रेस हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन लिया, फिर वो क्या हो गया, क्यूप्रिक हो गया। अब पढ़े हो क्यूप्रिक एंड क्यूप्रेस, Cu2+ हो क्यूप्रिक है, Cu+ आपका क्यूप्रेस है, केमिस्ट्री में पढ़ो, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो। तो ऐसे वो क्लासिफाइन क्या कर इलेक्ट्रॉन को उठाता हुआ PS1 को पास कर। नाउ P700 को उसका इलेक्ट्रॉन मिल चुका है एंड इट इज क्वाइट हैप्पी विद दैट। बट व्हाट अबाउट P680? ये भी तो इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसको भी तो और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको भी रिड्यूस होना है। ना आपको पता होना चाहिए कि PS2 जो है उसके साथ और एक चीज लगा होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। एंड ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, उसके साथ कुछ स्पेशल मेटल आयंस भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैंगनीज एंड कुछ एनायंस जैसे कि क्लोराइड एंड इवन थोड़ा बहुत कैल्शियम आयंस भी इन्वॉल्व। ये मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को कौन कौन से आपका आयन हेल्प करता है, मैंगनीज, क्लोराइड एंड पोटेशियम, मेनली मैंगनीज एंड क्लोराइड, आपको ध्यान रखना है। नाउ व्हाट ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स डज, देखो मैंने बोला था PS2 थोड़ा सा एडिशनल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तब ये थोड़ा कम वेवलेंथ का, कम वेवलेंथ मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी मतलब हायर एनर्जी। तो एडिशनल जो एनर्जी है उसको ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यूज करेगा क्या करने के लिए, फोटोलाइसिस। किसका फोटोलाइसिस? वाटर का फोटोलाइसिस। एज द वाटर इज फोटोलाइज्ड बाय ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, आपको क्या मिलेगा, 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बैलेंस करने के लिए मैंने हाफ अ मोल ऑक्सीजन लिखा है, जो ऑक्सीजन इवॉल्व होकर चला जाएगा। आप पढ़ते हो ना फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, वाटर है, एज यू कैन सी। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स, यस, दे विल बी फनल्ड इनटू P680 रिएक्शन सेंटर। तो P680 भी हैप्पी है, P700 भी हैप्पी है। एंड यहां पे अगर आपको कोई पूछते कि इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, एज यू कैन सी कहां से शुरुआत हो रहा है, वाटर, और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, NADP। दैट्स ऑल यू हैव टू नो। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। एंड अगले क्लास में आई विल ब्रिंग टू यू व्हाट इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो जो प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, इवन CSI नेट और गेट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर, ICMR के लिए प्रिपेयर करो, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, एंड जो भी आपके डाउट्स है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।